स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 2 मार्च 2021, अब इसी दिन स्टारलिंक ने इंडिया में प्री बुकिंग का अनाउंसमेंट किया, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने उसको रेड फ्लैग करके रोक दिया। गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को लाइसेंस के बिना अपनी सर्विसेज भारत में ऑफर करने पर वार्निंग दी और इंडियन लोगों से भी कहा कि आप स्टारलिंक से अपना रिफंड ले लीजिए। सेकेंड, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला, ये भी दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारतीय मार्केट में घुसने का ट्राई कर रही है, पर इंपोर्ट ड्यूटीज और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सरकार से इसकी जम नहीं रही। अब फाइनली 22 फरवरी को यह भी खबर आती है कि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्टेड ड्यूटी जो है वो 110% से कट करके 15% तक करने वाली है। और फिर 11 और 12 मार्च 2025 को जियो और एयरटेल दोनों ने स्पेसएक्स, जो कि स्टारलिंक की ही पेरेंट कंपनी है, उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि अब स्टारलिंक के डिवाइसेस इनके रिटेल नेटवर्क्स के थ्रू देश भर में डिप्लॉय हो पाए। अब रिलायंस जियो ने अनाउंस किया कि वो स्टारलिंक के हार्डवेयर जैसे कि उसके डिश टर्मिनल्स हैं वो अपने हजारों रिटेल स्टोर्स पे स्टॉक करेगा। और इसी तरह भारतीय एयरटेल ने भी पैक्ट साइन करा, जिससे स्टारलिंक उनके नेशन वाइड रिटेल नेटवर्क के थ्रू अपनी डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहां एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी भी जो ये पार्टनरशिप्स हैं, जो उसने डील जियो के साथ साइन करी है या एयरटेल के साथ साइन करी है, ये दोनों पार्टनरशिप्स कंडीशनल है। स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेशन शुरू करने के लिए सरकारी लाइसेंस या अप्रूवल अभी भी चाहिए होगा। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फाइनली भाई ऐसा क्या बदला जिससे 2025 में मस्क के वेंचर्स को भारत में ग्रीन सिग्नल मिलने लग गया। दूसरा सवाल यह भी है कि अब ऐसे में क्या डेटा नया कॉलोनियल असेट बन जा रहा है, क्योंकि 20th सेंचुरी में जो दर्जा ऑयल का था यानी कि कच्चे तेल का था, वो 21वीं सदी में डेटा का है, क्योंकि 20वीं सदी में ऑयल भी कुछ चुनिंदा कंट्रीज की मोनोपोली था और अब डेटा कुछ चुनिंदा कंपनीज की मोनोपोली है। कच्चे तेल को भी रिफाइनिंग के बिना यूज नहीं करा जा सकता था और डेटा को भी रिफाइन करे बिना यूज नहीं करा जा सकता। तीसरा ये कि एक ग्लोबल कंपनी के डोमिनेट करने से भारत में मोनोपोली का खतरा होगा। फोर्थ, एलॉन मस्क की पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की हिस्ट्री को देखते हुए इंडिया को इससे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, और जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ है क्या वो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएगा। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को अपने आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। लेट्स एड्रेस क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई अभी तक मस्क वर्सेस मुकेश का डिबेट चल रहा था। जियो और स्टारलिंक स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट पर लड़ रहे थे, तो अचानक से ये एक साथ कैसे आ गए। दोस्तों सबसे पहले जियो और एयरटेल की बात करते हैं। देखिए, जियो का डर था कि स्टारलिंक आने के बाद उनके ब्रॉडबैंड कस्टमर्स को छीन लेगा और आगे चल के वॉइस यानी कि फोन कॉल्स और डेटा सर्विसेज में भी उसके साथ कंपीट करने लगेगा। और अब इस डील के बाद पार्टनरशिप्स करके जियो खुद स्टारलिंक के प्रोडक्ट सेल करेगा, तो इसे आप एक तरीके से इफ यू कांट बीट देम सो जॉइन देम वाली सिचुएशन समझ सकते हो। दूसरा, पहले जो सब प्लेयर्स छोटी छोटी पाई के लिए कंपीट कर रहे थे, अब मिल बांट के कोऑपरेट करके प्रॉफिट कमाने के प्लान में है। अब ऐसे में एयरटेल के पर्सपेक्टिव को समझे तो वो भी सिमिलर है। एयरटेल तो पहले से OneWeb, जो अब यूटेलसेट का पार्ट है, उसका स्टेक होल्डर है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन टाई अप भी है। लेकिन फिर भी स्टारलिंक के साथ हाथ मिला के एयरटेल अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना चाहता है। तीसरा दोस्तों, इस डील से जियो और एयरटेल दोनों को एक नया प्रोडक्ट लाइन भी मिल रहा है और इसमें कैच ये है कि एक नई प्रोडक्ट लाइन, लेकिन विदाउट एनी ह्यूज कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो भी इन दोनों जियो और एयरटेल के लिए एक गेन रहेगा। और फोर्थ यानी कि लास्टली, एयरटेल जियो के लिए एक फायदा यह भी है कि वो स्टारलिंक को अपने फोल्ड में रखकर उसकी कॉम्पिटिटिव थ्रेट को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अगर मस्क बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑपरेट करता तो शायद वो इनसे ज्यादा कस्टमर्स को ल्योर करके ले जाता। लास्टली, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 1.5 लाख करोड़ यानी कि लगभग $19 बिलियन के आसपास खर्च किए, तो अभी एकदम से अगर स्टारलिंक को अलोन इंडिविजुअल एंट्री भी मिलती तो जियो के लिए ये लॉस होता। अब दोस्तों अगर बात मस्क की करें तो देखिए, इससे स्टारलिंक को लो कॉस्ट एंट्री मिल रही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन का काम उसके लोकल पार्टनर्स जो हैं वो जियो और एयरटेल करेंगे। दूसरा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट का बिना किसी कंपटीशन के उसको एक्सेस मिल रहा है। डिलॉयट के एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेक्टर 36% एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करके 2030 तक $1.9 बिलियन का मार्केट बन सकता है। यानी भारत में पोटेंशियल बहुत बड़ा है, जिससे अब ये ट्राइफेक्टा यानी कि स्टारलिंक, जियो और एयरटेल मिलकर टैप कर सकते हैं। अब लास्टली दोस्तों, अगर हम इस डील का फायदा इंडियन कंज्यूमर्स और इंडिया एज अ होल के लिए देखें तो स्टारलिंक सर्विसेज शायद टेलीकॉम्स के बंडल के थ्रू अगर आएंगी तो वो रिलेटिवली अफोर्डेबल हो जाएंगे। रिपोर्ट्स का कहना है कि एयरटेल और जियो के थ्रू स्टारलिंक लेना डायरेक्ट खरीद से सस्ता हो सकता है, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सेटअप का जो इनिशियल कॉस्ट है वो कट डाउन हो जाएगा।
अगला, अगर हम स्ट्रैटेजिक लेवल पर देखें तो ये टाई अप्स डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं और भारत में जो ऑलरेडी प्रेजेंट डिजिटल डिवाइड है वो भी कम हो सकता है। भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में अभी भी 40% लोग इंटरनेट से वंचित हैं, जो मोस्टली रूरल और रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल है, या आप कहिए कि बड़ी कंपनीज के लिए ये इकोनॉमिकल नहीं। अब जियो ने भी कहा कि स्टारलिंक उन एरियाज में सर्विस देगी जहां जियो के पास टेरेस्ट्रियल नेटवर्क नहीं है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि भाई ये सब एस्पेक्ट तो 2021 से ही पता थे सबको, तो भाई इतने टाइम तक जब अप्रूवल देने से मना किया गया तो अचानक से ये सडन शिफ्ट कैसे? देखिए, इसके 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, बिफोर ट्रंप स्टारलिंक केस में ऑफिशियल स्टैंस ये था कि भाई जब तक रेगुलेटरी अप्रूवल्स ना मिले, जिसमें एग्जांपल जीएमपीसीएस लाइसेंस होता है कि इन स्पेस क्लियरेंस शामिल है, तब तक स्टारलिंक भारत में ऑपरेट नहीं कर सकता। सेकंड, सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी कोट किया गया था, जैसे मणिपुर जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में कुछ स्टारलिंक डिवाइसेस इलीगल तरीके से यूज किए गए थे, जिसे बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने सीज भी किया। अब गवर्नमेंट वांटेड दैट स्टारलिंक पहले इंडिया की कंडीशंस को माने, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन थी, कंट्रोल सेंटर्स को भारत में स्टैब्लिश करना था, तभी वो आने देंगे। अगला, आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट में वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास जो ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, 6 टन के आसपास मेथ मिली थी, यानी कि मेथएम्फेटामाइन, तो उनके पास भी जो वो डीप सी में अपना कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे डिवाइसेस को, वो भी स्टारलिंक के साथ ही एसोसिएटेड थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर आप डेटा लोकलाइजेशन एंड कंट्रोल सेंटर भारत में स्टैब्लिश करोगे, हम तभी आपको आने देंगे। लेकिन दोस्तों, फिर फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और मस्क की मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई। अब इन हाई लेवल इंटरेक्शंस के बाद कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होने लगे। सबसे पहले एयरटेल और स्टारलिंक डील, जिसे 11 मार्च 2025 को साइन किया गया, और इसके अगले ही दिन जियो स्टारलिंक डील, जिसे 12 मार्च 2025 को साइन किया गया। अब ये टाइमिंग इतनी क्लोज थी कि ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि भाई 12 घंटे के अंदर कैसे दोनों राइवल्स ने स्पेसएक्स के साथ डील साइन कर लिया। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने डायरेक्टली क्लेम किया कि पीएम मोदी ने ये डील्स यूएस प्रेसिडेंट को हैप्पी करने के लिए करवाए। एक एक्यूजेशन ये भी था कि भाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने और मस्क के थ्रू उनका गुडविल जीतने के लिए स्टारलिंक को भारत में पुश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में यह भी हिंट किया जा रहा है कि हो सकता है ये लार्जर स्ट्रैटेजी हो, जिससे अभी मस्क के स्टारलिंक को एंट्री दी जा रही है और इन रिटर्न कल को कमिंग मंथ्स या कमिंग ईयर्स में भारत टेस्ला फैक्ट्री या भारत में अदर इन्वेस्टमेंट्स गेन कर सकता है। अब एक्चुअल में ये प्रेशर का खेल कितना है, ये अंदाजा लगाना प्रेजेंटली मुश्किल है, लेकिन जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया यूएस रिलेशंस अब काफी स्ट्रांग फेज में है और यूएस हमेशा चाहता है कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं, जैसे स्पेसएक्स है, टेस्ला है, वो इंडिया के ह्यूज मार्केट को टैप कर पाए। अब भारत को भी टेक इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और मस्क जैसा इनोवेटर अगर भारत में इंडिया ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करे तो शायद भारत को भी फायदा हो सकता है। शायद इसीलिए अब सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबल दिख रही है। लेकिन यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब से ट्रंप वापस आए हैं दोस्तों, मस्क हैज लॉस्ट 148 बिलियन ऑफ हिज नेटवर्थ। और यहां मैं आपको बता दूं कि अंबानी की नेटवर्थ 87.9 बिलियन एंड अडानीज नेटवर्थ इज $69.1 बिलियन एज ऑफ 16 मार्च 2025। यानी कि ट्रंप के आने के बाद जितना एलन मस्क की नेटवर्थ लॉस हुई, वो अंबानी एंड अडानी की दोनों कंबाइंड नेटवर्थ के बराबर है। अब दोस्तों, इसके बाद अगला एस्पेक्ट आता है कि भाई क्या अगर हम स्टारलिंक को भारत में अलाउ करेंगे तो क्या इससे इंपीरियलिज्म 2.0 का खतरा हो सकता है, क्योंकि डेटा 21वीं सदी में एक नया कॉलोनियल असेट माना जा रहा है। 21वीं सदी में काफी लोग कहते हैं कि भाई डेटा इज अ न्यू ऑयल, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसके लिए देश और कंपनीज दोनों कंपीट कर रहे हैं। अब इसको एक टर्म भी दी गई है और उसका नाम है डेटा कॉलोनियलिज्म। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब है दोस्तों कि फॉरेन टेक्नोलॉजी फर्म्स लोकल लोगों का डेटा कलेक्ट करके उससे प्रॉफिट कमाते हैं बिना उस कंट्री को फेयर रिटर्न दिए, जिससे एक तरह से इकोनॉमिक इनजस्टिस या नियो कॉलोनियल सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब दोस्तों, इंडिया के डिजिटल पॉलिसी डिस्कोर्स में भी कॉलोनियल पास्ट की रेफरेंसेस आती हैं। यह सेंटिमेंट है कि जो डेटा यहां के लोग जनरेट करते हैं उस पे भारत का ही हक रहना चाहिए, ना कि कोई बाहरी कंपनी आके उसकी मालिक बन जाए। अब ऐसे में सोवरेनिटी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जो हर भारतीय को सोचना भी चाहिए। फर्स्ट, कि अगर स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट का ट्रैफिक राउट हुआ तो क्या वो डेटा इंडिया के जुरिस्डिक्शन में रहेगा? जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से सरकार ने ऑलरेडी स्टारलिंक को एक कंडीशन दी है कि आपकी जो वॉइस कॉल्स हैं या आपका डेटा ट्रैफिक है वो डायरेक्ट सैटेलाइट टू सैटेलाइट हॉप करके भारत से बाहर ना निकाला जाए। वो पहले भारत के गेटवेज पे डेटा लाए और फिर नॉर्मल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से डेटा भारत के बाहर भेजा जाए।
क्योंकि अगर सैटेलाइट इंटरनेट आएगा तो शायद ये भी हो सकता है जो सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है, तो भारत के टेरेस्ट्रियल जोन से डेटा जा रहा है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से ही सैटेलाइट पे डेटा ट्रांसफर करके किसी दूसरी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन के टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर फेंका जा रहा है, तो जिससे भारत को ये पता नहीं चलेगा। तो सरकार का ये कंसर्न है कि पहले डेटा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर आए और यहां से फिर अगर कहीं भेजना है तो वहां पर सेंड किया जाए। सेकेंड, कि क्या इंडियन यूजर्स का जो यूजेज डेटा या कम्युनिकेशंस हैं वो स्पेसएक्स के फॉरेन सर्वर्स तक जा सकते हैं, जहां इंडियन लॉ के दायरे से वो बाहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई सेंसिटिव रीजन है, मान लीजिए बॉर्डर एरियाज या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, तो उसमें स्टारलिंक यूज हो रहा है, अब तो वहां का जो डेटा है वो एक प्राइवेट फॉरेन नेटवर्क के पास होके जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सेंसिटिव कम्युनिकेशंस फॉरेन सर्वेलेंस के लिए वल्नरेबल हो सकती हैं दोस्तों। यानी थ्योरेटिकली दूसरे देशों की एजेंसी स्टारलिंक नेटवर्क को टैप करके भारत के क्रिटिकल डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती है। और यही वजह थी कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स साइट करके साल 2022 में स्टारलिंक का लाइसेंस अप्रूव होने में डिलेज हो रहे थे। और दूसरा एस्पेक्ट प्रैक्टिकली भी है दोस्तों कि इंडिया विल बी प्रोन टू मस्क और वेस्टर्न इंटरफेरेंसेस। एक केस स्टडी से समझते हैं। सबसे पहले यूक्रेन वॉर के दौरान मस्क ने अपने स्टारलिंक टर्मिनल्स यूक्रेनियन फोर्सेस को दिए, जिससे उन्हें कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि रशिया ने जो भी बॉर्डर लाइन के पास वाले नेटवर्क टावर्स थे वो सब उड़ा दिए थे। तो भाई मस्क और स्टारलिंक ने इंटरवीन किया और यूक्रेन की मिलिट्री को उस वॉर जोन में लड़ने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस दिया गया। पर जब यूक्रेन ने रशिया के नेवल फ्लीट पर एक सीक्रेट ड्रोन अटैक के लिए मस्क से क्रीमिया रीजन में स्टारलिंक एक्टिवेट करने को कहा, तो मस्क ने मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि भाई इससे शायद मेजर वॉर एस्केलेशन हो सकता है। अब सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने उस एरिया में अपने सैटेलाइट सिग्नल्स को टर्न ऑफ कर दिया ताकि यूक्रेन का अटैक प्लान फेल हो जाए। अब एसेंशियली एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपनी मर्जी से एक दो देशों के बीच का जो बैटलफील्ड है उसके आउटकम को बदल दिया। अब ये प्रेसिडेंट दिखाता है कि मस्क जियोपॉलिटिक्स में कितना रोल प्ले कर सकते हैं सिंपली बाय स्विचिंग हिज टेक ऑन एंड ऑफ। इसी के साथ साथ दोस्तों मस्क खुद भी कभी पॉलिटिकली आउटस्पोकन हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया को लेकर। अभी तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कमेंट नहीं करते, पर ट्विटर या एक्स के थ्रू नैरेटिव्स को स्वे करना पॉसिबल है। अगर मान लो कल को इंडिया में कोई इलेक्शन पे स्टारलिंक या एक्स का कोई रोल होता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सेस या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, तो मस्क की पर्सनल बायसेस इफेक्ट डाल सकते हैं। उनका एक हिस्ट्री है कि वो यूएस पॉलिटिक्स में भी एक साइड लेते नजर आए हैं। ट्विटर फाइल्स लीक करके या फिर कंजर्वेटिव वॉइसेस को एम्पलीफाई करके उन्होंने ये अपना डेमो दिखाया है हमें ऑलरेडी। अब अगर इंडिया में उन्होंने किसी पार्टी को फेवर या अपोज करने की सोची, and that also with Starlink and X in his arsenal, so that will be a potent combination। अब दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन, या बड़ा सवाल ये उठता है कि इज इट डेथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन को अगर हम इन प्रिंसिपल देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसी फ्री मार्केट जहां मल्टीपल प्लेयर्स कंपीट कर रहे हैं, जिससे एंड यूजर को कंपटीशन की वजह से बेटर क्वालिटी और इकोनॉमिक प्राइस मिलेगा। यही थी ग्लोबलाइजेशन। इंस्टेड ये कोलैबोरेशन टू बिग टू फेल टाइप प्राइवेट मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। मोनोपोली का मतलब सिर्फ हाई प्राइसेस नहीं होगा, बल्कि इनोवेशन का स्लो डाउन भी होगा, क्योंकि कंपटीशन कमजोर पड़ जाएगा। स्पेस सेक्टर में भी अगर स्टारलिंक लीड करता है तो नए एंट्रेंट्स जैसे कि अमेजॉन का प्रोजेक्ट कुइपर है या वनवेब या यूटेलसेट है या देसी सैटेलाइट प्रोवाइडर्स जो होंगे, उनको मार्केट का शेयर लेना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड एफसीसी चेयरवुमेन जेसिका रोजनवर्सल ने इस पर कंसर्न रेज किया और क्लियर बोला कि भाई स्पेस इंडस्ट्री में भी कंपटीशन जरूरी है एंड आवर इकोनॉमी डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम मोनोपोलीज। देखिए मस्क के स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन के पास प्रेजेंटली 4000 प्लस सैटेलाइट्स एक्टिव हैं, जो कि 2/3 ऑफ ऑल द एक्टिव सैटेलाइट्स के बराबर है। 2/3। और इसको खुद मस्क ने एक पोस्ट में बोस्ट किया था कि स्टारलिंक अब रफली 2/3 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है। अब अगर एलियो ब्रॉडबैंड में स्टारलिंक अकेला डोमिनेट रहा तो वो अपनी मर्जी के टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, जो हेल्दी कंपटीशन और एंड यूजर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों ऐसे में व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। दोस्तों वे फॉरवर्ड को डिसाइड करते वक्त हमें कुछ अहम बातों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट दोस्तों, एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, आज की डेट में वो बंदा एक ग्लोबल पावर ब्रोकर जैसा बन गया है। अब थैंक्स टू हिज कंपनी स्टारलिंक, स्पेसएक्स, ट्विटर, टेस्ला एक्सेट्रा। अब उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कुछ प्रेसिडेंट्स को देखते हुए भारत को डिसीजन लेते टाइम कॉशियस रहना होगा। जैसे इसी में सितंबर 2024 में ब्राजील के एक जज ने मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को टेम्परेरीली बैन कर दिया। मस्क ने तुरंत पब्लिक ट्वीट किया कि भाई वो इस बैन को स्टारलिंक के साथ स्पेस बीम के जरिए बाईपास कर सकता है, और उस जज को इविल टायरेंट तक कह दिया। यानी अगर किसी देश का कानून उनके बिजनेस को रोकता है तो मस्क ओपनली उसको अपने ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू कभी भी अंडरमाइन कर सकता है। अब ये एक तरह की सॉवरेनिटी वायलेशन ही है, जिसमें एक फॉरेन ऑपरेटर देश के कोर्ट ऑर्डर को टेक्नोलॉजिकली थ्वाट करने की क्षमता रखता है। सेकंड, टर्की इलेक्शंस 2023 एक कंट्रास्टिंग एग्जांपल।
टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले टर्किश गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ ऑपोजिशन अकाउंट्स और ट्वीट्स ब्लॉक करने को कहा। मस्क ने यह रिक्वेस्ट कंप्लाई किया और इलेक्शन से जस्ट पहले टर्की में ट्विटर पे कंटेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब क्रिटिक्स ने कहा कि मस्क ने फ्री स्पीच की बातें करके भी एर्डोगन, जो कि टर्की के लीडर हैं, उसकी सेंसरशिप की डिमांड्स मान ली। एक तरफ फ्री स्पीच की बात, दूसरी तरफ सेंसरशिप। शायद इसीलिए क्योंकि स्पेसएक्स के टर्की के साथ सैटेलाइट लॉन्च डील्स चल रहे थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबली मस्क के अंडर ट्विटर ने पिछली रिजीम से 30% ज्यादा गवर्नमेंट सेंसरशिप रिक्वेस्ट मान ली है। अब ये इंसिडेंट दिखाता है कि मस्क अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी सरकार से बंधन बनाना बेनिफिशियल है फॉर स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो उनकी पॉलिटिकल रिक्वेस्ट इवन इफ अनडेमोक्रेटिक उनको मान लेंगे। अब अगर स्टारलिंक इंडिया में मेजर कम्युनिकेशन बैकबोन बन जाता है तो मस्क के पास एक लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाएगा। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इवेंट है जहां सरकार स्टारलिंक बैंडविड्थ बंद करवाना चाहते हैं, जैसे इंडिया में कभी कभी लोकल इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं प्रोटेस्ट या अनरेस्ट में, तो मस्क का सिस्टम उसको कंप्लाई करता है या नहीं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। या उस वक्त अगर कोई कंट्रोवर्शियल सिनेरियो हुआ, फॉर इंस्टेंस इंडियन गवर्नमेंट किसी रीजन में कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट चाहेगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो क्या मस्क उसको मानेंगे? और मणिपुर अनरेस्ट और अंडमान निकोबार में पकड़ी गई 6 टन मेथएम्फेटामाइन के टाइम रिपोर्ट्स थी कि कुछ मिलिटेंट स्टारलिंक यूज करके आर्मी की पकड़ से बच रहे थे, जिसके चलते इंडियन आर्मी ने इलीगल स्टारलिंक डिवाइसेस भी पकड़ी। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1 कि भाई कंट्रोल सेंटर भारत में एस्टैब्लिश होना ही चाहिए। इफ यू ऑल्सो सपोर्ट दिस आइडिया तो कमेंट्स में लिखिएगा #कंट्रोल सेंटर इन इंडिया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस चीज के लिए अभी से तैयार है। उन्होंने स्टारलिंक को बोला है कि इंडिया में एक कंट्रोल सेंटर सेटअप करो जिससे इमरजेंसी में हम सैटेलाइट सर्विस बंद करवा सकें। अब ये क्लॉज इंश्योर करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में स्टारलिंक को लोकल अथॉरिटीज शटडाउन या इनहिबिट कर सकते हैं बिना मस्क की मर्जी पे डिपेंड किए। अब इसका पर्पस होगा कि भाई अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इंटरनेट शटडाउन करने की जरूरत पड़ी तो इंडियन अथॉरिटी स्टारलिंक का ट्रैफिक भी बंद या मॉड्यूलेट करवा सकती है। वी कांट रन टू देयर यूएस हेडक्वार्टर्स इन एवरी इमरजेंसी। ये सरकार का स्टैंड है। ये सेंटर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी इसको एक किल स्विच प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए, जो कि डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दोस्तों दूसरा है लाइसेंस फॉर लिमिटेड पीरियड। देखिए स्टारलिंक 20 इयर्स लाइसेंस की मांग कर रहा है और उसका कहना है या वो बहाना दे रहा है कि मुझे 20 इयर्स का एटलीस्ट लाइसेंस चाहिए अपनी बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए। पर इंडियन गवर्नमेंट 3 से 5 साल की शॉर्ट ड्यूरेशन की प्लानिंग में है ताकि हम देख सकें कि मार्केट कैसा इवॉल्व करता है। ट्राई का झुकाव भी 5 ईयर लिमिट की तरफ ही है। इसका एक मतलब यह है कि अगर स्टारलिंक बहुत डोमिनेंट होने लगा या अपने प्रोमिसेस ना पूरा करे तो 5 साल बाद पॉलिसी चेंज करके उसकी ग्रिप को लिमिट किया जा सकता है। बेसिकली एंटी मोनोपोली का सेफगार्ड रहेगा ये। थर्ड है दोस्तों नर्चर मोर कंपटीशन। इंडिया में फॉर्चुनेटली स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि वनवेब है जिसमें भारतीय एयरटेल का भी स्टेक है। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन डिप्लॉय भी कर दिए हैं। इसी के साथ जियो का भी एससीएस के साथ जॉइंट वेंचर है। अमेजॉन के कुइपर के भी प्लान्स आने वाले हैं। अब गवर्नमेंट भी एक तरह से मल्टीप्लेयर इकोसिस्टम को एम्प्लॉय कर सकती है, यानी ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाना है, ग्लोबल टेक टू सर्व इंडिया नीड्स, पर मोनोपोली डेवलप ना होने देने का भी ध्यान रखना। अगर सरकार को लगे कि भाई एक प्लेयर बहुत डोमिनेट करके अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा है तो पॉलिसी ट्वीक से उसको चेक किया जाएगा। इन शॉर्ट एक वर्ल्ड स्पैनिंग नेटवर्क ह्यूमैनिटी को जोड़ सकता है, पर उस नेटवर्क का कंट्रोल अगर एक ही आदमी के हाथ में हो तो उससे सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अब फोर्थ है दोस्तों स्ट्रेंथन अवर लॉज। जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट लॉज हैं हमें उनको स्ट्रेंथन करना होगा। देखिए स्टारलिंक के आने से जो डेटा सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का सवाल उठ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए इंडिया के पास अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ऑलरेडी है। अब इस लॉ के तहत अगर स्टारलिंक भारत में यूजर्स का पर्सनल डेटा हैंडल करेगा तो इस एक्ट के प्रोविजन उन पे लागू होंगे, जैसे यूजर का डेटा बिना इजाजत मिसयूज नहीं हो सकता वरना वो कंपनी को फाइन लगता है। लेकिन इस लॉ में दोस्तों एक कैविएट है, वो ये है कि इसके ड्राफ्ट के मुकाबले इसमें डेटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को सॉफ्टन अप कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए अब सरकार व्हाइट लिस्ट करके कई फॉरेन कंट्रीज में डेटा भेजना अलाउ कर सकती है। तो टेक्निकली स्टारलिंक इंडियन यूजर डेटा को कुछ अलाउड यूरिसडिक्शन में स्टोर कर सकता है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट के पास क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को रेगुलेट करने की पावर है, जिससे वो इंश्योर कर सकती है कि सेंसिटिव डेटा इंडिया से बाहर ना जाए या सिर्फ उन कंट्रीज में जाए जो भारत के फ्रेंडली नेशंस हैं। अब नए डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के अंडर भी गवर्नमेंट डीम्ड कंसेंट क्लॉजेस के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे डेटा का एक्सेस मांग सकती है।
तो अगर कभी स्टारलिंक के पास इंडियन यूजर्स का इंक्रिप्टेड डेटा भी है और लॉ एनफोर्समेंट को उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो डीपीडीपी एक्ट के क्लॉजेस को यूज करके उस डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग विल बी सब्जेक्ट टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और साथ ही क्योंकि स्टारलिंक दोस्तों एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसा भी है, तो इस पे इंडियन आईएसपी गाइडलाइंस भी लागू होंगे, जैसे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मॉनिटरिंग, पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स और कंप्लायंस रिपोर्ट्स। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इन प्रोसेस हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल और एग्जिस्टिंग टेलीग्राफ एक्ट के तहत भी गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो इमरजेंसी में किसी भी टेलीकॉम सर्विस को सस्पेंड या कंट्रोल कर सकती है। अगला दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट शुड बी कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट, जिसे सैट टू सैट डेटा हॉपिंग कहते हैं, उसके ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी होगी, और वो भी एक्सप्लिसिट टर्म्स में। वही ऊपर वाली रिपोर्ट को याद करेगा जो हमने एक ईटी की रिपोर्ट डिस्कस करी थी कि सरकार ने स्टारलिंक को कंडीशन दिया है कि वॉइस कॉल्स या ट्रैफिक डेटा सैटेलाइट टू सैटेलाइट हॉप करके इंडिया से बाहर ना निकले। अब इस इंडिया गेटवे अप्रोच का एक फायदा यह भी है कि जब कोई भी डेटा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के थ्रू होके गुजरेगा तो वो इंडियन नेटवर्क से पास होते हुए लोकल लॉ एनफोर्समेंट के डोमेन में ही रहेगा, जिससे सरकार को लीगली इसे इंटरसेप्ट करना भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो इंडियन लॉज की जुरिसडिक्शन में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए, मस्क को इन्वाइट करना पर अपने टर्म्स पर भारत के लिए एक प्रैग्मैटिक डील होगा, प्रैक्टिकल डील होगा, जिसमें मस्क इज गोइंग टू गेट द इंडियन मार्केट्स, हमें उसके टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स मिलेंगे और हमें मस्क की इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, और शायद थोड़ा डिप्लोमेटिक ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब ये शिफ्ट एक ब्रॉडर ट्रेंड भी दिखाता है कि कैसे भारत इकोनॉमिक नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को एक साथ बैलेंस करेगा। इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहता है, पर साथ में ग्लोबल कैपिटल और इनोवेशन भी। स्टारलिंक की भारत में एंट्री एक नए दौर की शुरुआत है, जहां स्काई बेस्ड इंटरनेट से अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी। जियो एयरटेल के साथ पार्टनरशिप से एक स्ट्रॉन्ग मार्केट रोल आउट की बुनियाद रखी गई है, जो रिमोट कनेक्टिविटी का गैप भारत में फिल कर सकता है। लेकिन साथ ही दोस्तों इंपीरियलिज्म 2.0 के दौर में डेटा को लेकर चिंता है, उसको इंडिया नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो डेटा लोकलाइजेशन हो, कंट्रोल सेंटर हो या फिर 5 ईयर का लाइसेंस कैप हो। ये सब स्टेप्स इंडिया की डिजिटल सोवरेनिटी सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ग्लोबलाइजेशन और मोनोपोली की लड़ाई में स्टारलिंक का एग्जाम्पल एक फाइन लाइन वॉक रहेगा, जहां पे एक तरफ ग्लोबल कनेक्टिविटी का फायदा है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सुपर पावर के डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रोल का डर। अब जियोपॉलिटिकली भी अगर हम इसको देखें तो ये मूव इंडिया यूएस टाइज को और गहरा बनाता है, पर मस्क का परसोना और पास्ट एक्शंस देखकर इंडिया को अपने रेगुलेटरी सीट बेल्ट बांध के रखने होंगे। अंत में लॉज एंड पॉलिसीज ही वो ब्रेक हैं जो इंश्योर करेंगे कि स्टारलिंक का सुख सबको मिले पर कोई नुकसान ना हो, चाहे वो डेटा लॉस हो, सर्वेलेंस हो या पॉलिटिकल मिडलिंग। Hence, if India allows Starlink, the trust but verify approach should strictly be followed. That was analysis for today's video. I hope you like it. अब आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till that time, take care of yourselves. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।